नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनेक्शर 2 के पहले हमने घर खरीदा है और सर्वे पहले हुआ है, तो हम क्या करें और क्या कैसे काम करें, उसके काम करने के तरीके। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो हमारे अंदर एक जो जानकारियों की कमी होती है, इसकी वजह से हम बार बार शिकार बनते हैं। सरकार इसके ऊपर कोई भी जागरूकता नहीं लाती, ना ही लोगों को बताती है कि भाई आप जागरूक कैसे बनिए। तो इस विषय में हम आज थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि यदि इस चीज़ों में हम कामयाब हो गए तो हमारे आने वाले समय में हमारे जो भी ट्रांसफ़र के मैटर है वो थोड़े से आरामदेह हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारे बहुत सारे कमेंट्स हैं। एक कमेंट्स में कहा गया, मुझे कमेंट्स ऐसा लगा कि इस विषय में वीडियो बनाना चाहिए कि बहुत लोगों का प्रॉब्लम्स है। बहुत लोग तो एनेक्शर के 4 महीने पहले घर खरीदे, एग्रीमेंट हो गए, डॉक्यूमेंट नहीं है, लाइट बिल ट्रांसफ़र नहीं किए। ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो बहुत बड़ी बात है। अब लोगों का कहना है कि एनेक्शर 2 के पहले हमने घर खरीद लिया है। ये बात जहाँ तक जायज़ है कि एनेक्शर 2 के पहले हमने घर खरीदा है। अब सर्वे कब हुआ किसी को पता नहीं है। कुछ है, अभी जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने कमेंट्स किया है कि हमने 2024 में घर खरीदा है, 2021 से बायोमेट्रिक हुआ, अभी तक कनेक्शन नहीं बना है। तो दोस्तों, ऐसे मैटर में आप लोगों को सतर्क रहना है। आप लोगों को सतर्क रहना है कि एनेक्शर बनने के पहले आप अपने सक्षम प्राधिकरण जो एनेक्शर्स बनाते हैं उनके पास एप्लीकेशन फाइल कीजिए, जोड़पत्र 3-4 भरिए, उनको बताइए कि भैया हमने खरीद लिया है और एनेक्शर में हमारा नाम समाविष्ट करें। क्योंकि एनेक्शर बनने के पहले हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, एनेक्शर बनने के पहले इन्फॉर्म कर रहे हैं। अब कहीं कहीं क्या होता है कि सर्वे हो जाते हैं, 10-10 साल एनेक्शर्स नहीं आते, 5-5 साल एनेक्शर्स नहीं आते। तो वहाँ के जो झोपड़ी धारक है, वो जो मजबूरी है जिनकी, वो बेच के निकल जाते हैं। लेकिन अब खरीदी बिक्री में मैंने बार बार एक ही चीज़ कहा कि लोग ये नहीं समझते हैं कि भाई हम वहाँ पैसे डाल के फंस रहे हैं। सरकार आधा अधूरा नियम बनाती है, उस नियम के अनुसार से किसको कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल है ये समझ में नहीं आता है। वहाँ पे हर पहलू सरकार के पक्ष में रहता है, लोगों को न्याय के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती है। जहाँ आपने पावर अधिकारियों को दे दिया, वहाँ पे भाई ये झोपड़पट्टी धारक जो हैं वो पीसे जाते हैं। अब एसआरए में देख लीजिए, एसआरए में शायद ही कोई स्कीम होगी जो कानून से चलती होगी। अगर सरकार इसके ऊपर एक समिति बिठाए कि भैया हर स्कीम का बताइए कि जो सर्कुलर के हिसाब से स्कीम चल रही है क्या, कोई स्कीम नहीं चलती। 3338 के नाम पे लोगों को परेशान किया जाता है, जबकि सर्कुलर 210 और 210 ए आया है। सर्कुलर 210 के पॉइंट नंबर 4 में क्लियर कट लिखा है कि जो भी आर्किटेक्ट डेवलपर है उनको फेस वाइज प्रोग्राम करना है, और जब तक फेस वाइज प्रोग्राम क्लियर नहीं होता फेज 2 को परमिशन नहीं दी जाएगी। स्पष्ट शब्दों में लिखा है। अब फेस वाइज का प्रोग्राम क्या, ये सबसे बड़ी बात सुनिए। अब ये डेवलपर्स फेस वाइज प्रोग्राम कैसे कर रहे हैं, अब उल्लंघन कैसे हो रहा है देखिए। क्योंकि मैंने हमेशा बताया है कि सरकार के सर्कुलर्स और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स, जो एसआरए के सर्कुलर या सरकारी आदेश है, उनमें कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें रखती जाती है जो कसमकस से भरी होती है। आप किसी भी पॉइंट पे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उनका कहना क्या। अब जैसे इसी सर्कुलर में लिखा है कि पहला फेज़ जब तक ख़त्म नहीं होता दूसरे फेज़ को परमिशन नहीं दी जाएगी, और जो फेज़ में
जो प्लान बना के देंगे उसमें जो भी झोपड़े हैं उनको अंकित करना पड़ेगा कि भैया कौन कौन से झोपड़े हैं, उनके एनेक्शर्स नंबर। उसके अलावा कोई भी झोपड़ी तोड़ने का परमिशन नहीं है, अन्यथा उनको आगे की परमिशन नहीं दी जाएगी। ये क्लियर कट लिखा है। अब देखिए, ये सर्कुलर तो निकाल दिया सीओ एसआरए ने। अब यहाँ पे बात आ जाती है तहसीलदार एसआरए स्पेशल सेल। अब इसको तोड़ मरोड़ के कैसे बात करते हैं भाई? फेस वन का प्रोग्राम जब आप 38 लगाते हो तो आपको पहले डेवलपर को पूछना चाहिए कि भैया आपका प्लॉट कितना खाली है, कितना खाली है। ये चीज डेवलपर वहां मेंशन कर रहा है। डेवलपर वहां मेंशन कर रहा है कि मेरे यहाँ पे तकरीबन 1300 समथिंग कुछ झोपड़े हैं, जिसमें से 995 या समथिंग कुछ इनको भाड़े दे चुके हैं, 895 के करीब तोड़ चुके हैं। अब 1300 में से समझिए 900 झोपड़े टूट गए, तो दोस्तों 70% तो हो गया ना, कि नहीं हुआ? 70% से ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? तो अब बताइए मुझे, जब 70% उनका प्लॉट वेकेंट हो चुका है, तो और बंदे को, और जो व्यक्ति झोपड़ी धारक है, उनको तहसीलदार एसआरए तोड़ने का ऑर्डर क्यों दे रहे हैं? जहां की 70% में डेवलपमेंट के नाम पे नीलबट्टा सन्नाटा है, कुछ नहीं है। फिर भी ये ऑर्डर्स निकालते हैं, भैया 21 दिन में हम तोड़ देंगे आपके, 21 दिन में अपनी झोपड़ी खाली करके हैंड ओवर कीजिए। तो भाई ये सरकार के अधिकारी चाहते क्या हैं? झोपड़पट्टियों के लोगों को रोड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के विषय में तो आप जानते ही हैं, वहाँ पे चक्कर काटते रह जाइए। अभी मैं आज ही गया डिपार्टमेंट में, मैंने सर्टिफाइड कॉपी के लिए एप्लीकेशन किया हूँ जुलाई महीने का, अभी तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया गया। मैं जब भी जाता हूँ बोले अधिकारी बाहर गए। मैंने वहाँ पे नायब तहसीलदार से पूछा कि भाई, ये बोलती मेरा क्या लेना देना है, हमारे यहाँ वैसे ही स्टाफ नहीं है। मतलब तो मैडम मुझे क्यों सुना रही है? गवर्नमेंट को बोलिए ना स्टाफ नहीं है। मैं जो चीज़ मांग रहा हूँ वो मुझे दीजिए। आपके पास स्टाफ नहीं है, आप रिकमेंडेशन कीजिए सरकार को कि भैया स्टाफ भरिए। अब मैं वहाँ पे स्टाफ लेके आऊँ? ये तरीका इनका बात करने का। इनकी पगार पब्लिक के पैसे से आती है, लेकिन बात रुआब इतना है कि जैसे राजा बन के बैठे। पात्रता के लिए डालिए, कोई रिप्लाई नहीं दीजिए। लोगों को बोलेंगे कि भैया आप अपील में जाइए। भाई साहब, 2023 में जीआर आया है जिसमें यह कहा गया है कि जब तक कंप्लेंट अथॉरिटी ऑर्डर्स नहीं निकालते अपील एक्सेप्ट ना किया जाए। मतलब सरकार के ऑर्डर को भी नहीं मानते, लोगों को भटकाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। मतलब अपील में आदमी जाए तो वहाँ से उनको फिर भेजा जाता है कि भैया नहीं ऑर्डर लेके आइए। तो ये चीज़ें, ये जो सरकारी अधिकारी कर रहे हैं, ये किसके बेस पे कर रहे हैं? कौन करवा रहा है इनसे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके लिए आपको सतर्क होना है। आप देखिए, पहली बात तो मैं बार बार कहता हूँ कि भाई कोई भी व्यक्ति झोपड़पट्टी में घर खरीदने के पहले पता करे कि भैया वहाँ सर्वे तो नहीं हुआ है, वहाँ पे एनेक्शल तो नहीं बना है, वहाँ एसआरए तो नहीं है। लेकिन लोग है कि सुनते ही नहीं, लोग है समझते ही नहीं। फिर बाद में फ़ोन करते, अरे सर ऐसा हुआ, मैंने घर खरीदा था और पहले वाले का नाम आया। तो बताइए मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ उसके अंदर? अब मैं सरकार तो हूँ नहीं कि एक ऑर्डर निकाल दो भैया इनका कर दो। अरे भैया, मैं भी भुक्तभोगी हूँ आपकी तरह। मैं भी एसआरए की लड़ाई लड़ रहा हूँ। वो अलग बात है कि मेरा नाम पहले से मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा नाम आया, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी लड़ाई लड़ रहा हूँ अपने अधिकारों की, अपने लोगों के अधिकारों की। लेकिन ऐसे ही कॉल्स आते हैं जिनके बाद एक भी डॉक्यूमेंट नहीं हो, कॉल करते, सर मुझे कुछ आइडिया बताइए। अब भाई क्या आइडिया बताऊँ? मुझे बताइए क्या आइडिया बताऊँ? आप जो दर्शक हैं उनमें से बताइए इनको मैं क्या आइडिया दूँ, तो मैं वही आइडिया दूंगा। आप मुझे कमेंट कीजिए क्या आइडिया बोलूँ उनको मैं। हर प्रकार से ऐसे ही लोगों के कॉल्स आ रहे हैं। मैंने अपनी जब से वीडियो बनाया, मैंने बार बार कहा खरीदी बिक्री के मैटर पे कॉल ना करें, क्योंकि जहाँ कानून नहीं है वहाँ मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। ना का मतलब ना होता है। अभी एक जीआर आया 1 अक्टूबर का, उस जीआर के अंदर में
एक 2011 के पहले लोगों को प्राथमिकता दी गई, वो भी हर स्कीम के लिए नहीं है। जो डिसाइड करेंगे सीओ एसआरए। अब सीओ एसआरए कैसे डिसाइड करेंगे, वो तो अपनी मर्जी से करेंगे। आप ये मत बोलिए कि लिस्ट बनी है उनको डालना। अरे भैया कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। पूरा स्कीम इनकी इलीगल चलती है, लेकिन सीओ एसआरए को पता नहीं चलता है। हमारे बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है। अभी हमारे यहाँ एक मालाड से मैटर्स है, उनके घर तोड़े गए, उनकी जो योजना को क्लब किया गया, उनकी पुरानी सीज्ड बिल्डिंग थी 40 टाइप की, उस 40 टाइप की बिल्डिंग को इसमें लिया गया। लेने के बाद उनको कहा जा रहा है कि भैया 140 स्क्वायर फीट का घर आपको मिलेगा। अरे भैया एसआरए में तो 140 स्क्वायर फीट का कभी था ही नहीं। एसआरडी में भी 180 स्क्वायर फीट था, तो 140 स्क्वायर फीट कैसे दे सकते हैं? जहाँ की बिल्डर 3311 में एफएसआई उठा रहा है, डीसीआर 3311 में एफएसआई यूज कर रहा है, यूटिलाइज करवा रहा है, 2034 का लाभ ले रहा है, फिर 140 स्क्वायर फीट कौन से हिसाब से अधिकारी इनको परमिशन दे रहे हैं बताइए? वो बेचारी लड़ लड़ के थक गई हैं, सूरत में बैठी हैं। मुझे फ़ोन किया था, मैंने बोला आपकी फ़ाइल थोड़ा भेजिए। उन्होंने फाइल भेजा है, मैंने रीड किया। वो इतना लड़ाई लड़ने के बाद भी उन्हें कोई न्याय नहीं मिल रहा है। मतलब इस सरकार न्याय क्यों नहीं दे रही भाई? ये सरकार क्यों बैठी है? खाली ये दिखाने के लिए कि हम लोगों को पैसे बांट रहे हैं, लोगों की चीजें छीन के लोगों को पैसे बांट रहे हैं, उसी में खुश कर रहे हो आप। वाह वाह। अब यहाँ पे नई स्कीम चल रही, लाडली बहन योजना, लाडली भाऊ योजना। अरे भैया पैसे किसकी जा रहे हो? ये जो सरकार अपने ये जो नेता बैठे अपने घर से दे रहे हैं, जगह जगह बोर्ड लगा दे रहे हैं। अरे भाई सब पैसे पब्लिक के हैं, समझ में आता है आपको? सब पैसे पब्लिक के हैं। लाइट के बिल 20% 21% या 25% बढ़ चुके हैं। एक तरफ से आपको दे रहे, दूसरे तरफ से निकाल रहे हैं। क्या मतलब है इसका? अरे भैया पैसा देने से सब्सिडी दीजिए ना, छूट दीजिए ना लाइट में, कि भैया नहीं लाइट बिल कम कीजिए। वो नहीं करेंगे। लेकिन आप और हम मूर्ख हैं, आप और हम मूर्ख हैं जो ये सरकार को, ऐसी सरकार को, यहाँ पे पार्टियों का मैं उल्लेख नहीं करूँगा, कोई भी पार्टी हो, सब वैसी होते हैं जो बैठ गया अपनी मनमानी करते हैं। तो आपको समझना है कि आपको क्या करना है। क्या दोबारा ऐसी सरकार लाना है, या दोबारा इनके साथ जो भी इनके जो जीआर्स आ रहे हैं, जो ये हमें टॉर्चर्स कर रहे हैं, वो सहना है? सही, आपकी मर्जी। एक मौका आपके पास है, 5 साल में एक बार आता है। उस मौके का अगर आपने दुरुपयोग कर दिया तो भैया 5 साल रोइए। अब हम हर जगह देखिए, अभी यहाँ पे रूल बना है 162 एसआरए, 162 एसआरए, जहाँ पे चाबी देने का स्टेट डिपार्टमेंट है। अभी मैं वीडियोज़ आपको लाऊंगा, देखिए हमारे यहाँ क्या चल रहा है, चाबी कौन बांटने आ रहे हैं। पूरा बवाल हो गया कि संडे को चाबी बांटने आ रहे हैं हमारे यहाँ के एमएलएज। अभी मेरे पास उसका एविडेंस नहीं है, इसलिए सिर्फ मैं लोगों की बातें बता रहा हूँ। सही है गलत है मुझे नहीं पता है। और यहाँ पे बिल्डर पूरी जोर शोर में अलॉटमेंट लेटर निकालने के चक्कर है, भैया चलिए चलिए चलिए, नेताजी आएंगे, उनके हाथ से चाबी दिया जाएगा। अब बताइए मेरे भाई, 6 साल से लोगों को 7 साल से भाड़े नहीं मिले, लोग परेशान हैं। बिल्डिंग का जो ढांचा, बिल्डिंग जैसी होनी चाहिए वैसी बिल्डिंग नहीं है। उस चीज़ पे तो हमारे एमएलए साहब ने कभी देखा ही नहीं। आज इतना क्या प्यार उमड़ गया कि भैया चाबी देने आ रहे हैं। और हमारे लोग मूर्ख हैं कि भैया हमारे ही एरिया में जो सीनियर सिटीजन उनके यहाँ से चाबी ले लीजिए ना। क्या जरूरत है ऐसे लोगों से चाबी लेने की? लेकिन नहीं, तो मेरे पास वो प्रूफ आ जाएगा तो भी मैं आपको बताऊंगा, बनाऊंगा वीडियो, दिखाऊंगा कि देखिए ये सरकार में बैठे हो, सरकार के ही सर्कुलर को अवॉइड करते, तोड़ते, वायलेशन करते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती है। अब आपको समझना करना क्या है। देखिए लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं, क्योंकि हारता भी वही है जो लड़ता है, जीतता भी वही जो लड़ता है। हार के बाद भी जीत होती है। अब हमारे एक सब्सक्राइबर है गोरेगांव के, उनके बड़े होटल्स थे। बिल्डर ने बोला 225 स्क्वायर फीट का एरिया, अमन शांति सोसाइटी कुछ है, मैं उसके ऊपर स्पेशल वीडियोस बनाऊंगा कि उस हियरिंग में क्या हुआ, उस हियरिंग में क्या हुआ, वो पूरा वीडियोस में बनाऊंगा। मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। वो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मतलब भैया देखिए पीछे मत हटिए, लड़िए,
अधिकार है, लड़ते रहिए। आपने अगर यहाँ पे डंका बजा दिया तो बहुत सारे लोगों के लिए रास्ता खुल जाएगा। आज हुआ वही, आज उनको उनके पक्ष में ऑर्डर आ चुका है, ऑर्डर की कॉपी भी उन्होंने भेजा। आज मुझे मिले थे, बहुत खुश हुए। मुझे बोले ठाकुर जी भले मैं इस मैटर में लड़ा हूँ, लेकिन मेरे पीछे जो आपने बार बार वीडियो में बहाना कि लड़ोगे तो जीतोगे, वो मुझे आज भी याद है। और वो प्रेरणा मुझे मिली आपसे, जबकि उन्होंने जो फाइट किया है बिना वकील के खुद किया है। मैं सैल्यूट करता हूँ उनको। मैं उनका नाम के साथ में वीडियोस बनाऊंगा, एक पूरा वीडियोस उनका ही रहेगा, क्या ऑर्डर में हुआ, क्या उनकी प्रॉब्लम थी, कितनी ज़मीन थी, सब मैं बताऊंगा आपको। तो दोस्तों इस चीज़ को समझना चाहिए, एसआरए के ऊपर विजिलेंस इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हर अधिकारियों की इंक्वायरी करवाइए, यहाँ तक उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी की इंक्वायरी करिए कि भैया पैसे आए कहाँ से। आज यहाँ पे सेक्रेटरी एसआरए बालचंद्र ठाकरे जी ने जो करके गए ना, आज उसका भुगतान कर रहे वो झोपड़ी धारक बेचारे, जिनको अंधेरे में रखा है एसआरए के लोगों ने। डिप्टी कलेक्टर एसआरए, इन्होंने सबको अंधेरे में रखा, जबकि सेक्रेटरी ने ऑर्डर दिया था कि भैया इनको बोलो कि सबकी क्रॉस चेकिंग करवाइए, रीवेरीफाई करवाइए, लेकिन उन्होंने ऑर्डर दबा के रख दिया। अब वो ऑर्डर जब बिल्डर को भाड़े देने की बात आई तो बिल्डर ने ऑर्डर सामने रख दिया, भैया इनका तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, आप बताइए उन लोगों का कसूर क्या, क्योंकि पात्रता भी बिल्डर नहीं करवाया था, उन लोगों का कसूर क्या। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिल्डर्स के ऊपर अगर आपने भरोसा कर लिया तो आप गए। ये हमारे जो गोरेगांव वाले भाई साहब है ना, उन्होंने वही कहा, बिल्डर ने मुझे बोला मैं करके दूंगा, मैंने बोला नहीं, मैं कोर्ट तक जाऊंगा, तुम्हारे पर भरोसा नहीं है। और उन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर्स ले लिए और ऑर्डर दिया गया उनका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया जाए इनकी प्रॉपर्टी के विषय में। भले ठीक है, उन्होंने बोल दिया भैया रेडी रेकनर से आपको उनको दो, चलिए रेडी रेकनर से देना पड़े, रेडी रेकनर से मिलेगा तो अच्छा ही है ना, खराब क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो ये चीज़ समझिए, लड़ाई लड़ना है तो पूरी तरह लड़िए। आपके यहाँ पे सर्वे हो चुका है, आपने घर खरीदा, तुरंत आप एप्लीकेशन बना के डालिए और अधिकारी को मिलिए, बार बार मिलिए। इलेक्शन बनाने के पहले तक कैसे भी करके बोलिए सर मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं खरीदा हूँ, एनेक्शन बना नहीं है सर, मेरा ट्रांसफ़र कर लीजिए, जो भी पैसे ट्रांसफ़र चार्ज में भरता हूँ अब मेरे नाम इंक्लूड कीजिए। तो ये चीज़ करवाइए, ये चीज़ करवाइए, क्योंकि यहाँ पे कानून भी वही बोल रहा है कि एनेक्शन के पहले, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 अक्टूबर 2024 का जीआर वो भी पढ़ लीजिए। उन्होंने ये नहीं बोला कि सर्वे के पहले, मूल एनेक्शन, मूल परिशिष्ट निर्गमित होणे झाल्यानंतर, मतलब जो ओरिजिनल फाइनल एनेक्शन टू ओरिजिनली फाइनल अंतिम परिशिष्ट दो निकलता है, उसके पहले अगर आपने खरीदा है तो आपका वहाँ पे नाम ट्रांसफ़र होना है। तो इसके लिए मैं जितने भी मेरे दर्शक हैं जिनका भी ऐसा मैटर्स है, उनके एनेक्शंस नहीं बने, जल्दी जल्दी अपनी लाइट बिल्स का ट्रांसफ़र कीजिए। ये सब करने के बाद तुरंत आपका जो भी डिटेल्स है लगा के भरिए और कंप्लेंट अथॉरिटी से बोलिए कि भैया ये चीज़ लागू कीजिए। 16/5/2015 का जीआर हम पे लागू हो रहा है, क्योंकि एनेक्शन अभी बना नहीं है। आप वो काम करके रहिए, आपको आगे काम आएगा अपील से लेके हाई कोर्ट तक कि भैया हमारी गलती क्या, हम तो वहाँ पे हमने हमारा फर्ज अदा किया, लेकिन डिपार्टमेंट ने हमारी सुनवाई नहीं की। तो ये आपके लिए मैं आज एक रास्ता बता रहा हूँ। ये रास्ता कोई बताता नहीं दोस्तों, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। मैं आपको रास्ता बताता हूँ कि उस रास्ते पे चलिए। अब मुझे फ़ोन करके मत पूछिए सर कैसे एप्लीकेशन बनाना है, क्या करना है, मैंने बार बार वीडियोस बनाया हूँ, उसको करिए। हर व्यक्ति बार बार सर वो जोड़ पत्र 2-3-4 कैसे बनना है, अरे भाई साहब मैंने वीडियोस बनाया हूँ, देखिए उसके, उस पर देखिए। क्योंकि आप ये जो फालतू क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, उस चीज़ से कहीं किसी और का जो प्रॉब्लम है वो बेचारा उसका फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ। तो इन लोगों को समझ, जोड़ पत्र 3-4 में कुछ है ही नहीं भरने के लिए, नॉर्मल है एकदम। आपका नाम, एड्रेस, झोपड़पट्टी का एरिया का नाम है, आपका आधार कार्ड है, और क्या हाथी घोड़ा है, कुछ नहीं है। 3 और 4 है, 5 भरना ही नहीं, 5 ऐसे ही लगाना है। जोड़ पत्र के प्रपत्र अ और ब में आपका नाम, एड्रेस, आधार कार्ड, आपका सिग्नेचर, आपका मोबाइल नंबर, बस यही है, और क्या है। फिर भी ये क्वेश्चंस करते रहते हैं। वो जो कॉलम दिख रहे हैं ना उसके अंदर वो सब कुछ नहीं भरना है, वो सब कुछ नहीं करना है।
उसको छोड़ दीजिए इसी। खाली जो लाइन दिख रही है आपका, जहाँ तक फोटो लगा है उसके नीचे एड्रेस है, वहाँ पे बच्चों का नाम, आपकी फैमिली का नाम, आपके कुटुंब में कितने लोग उनका नाम भरना है, उसके नीचे आप साइन कीजिए, मोबाइल नंबर की, बस उतना ही है। उसके ऊपर आपका नाम है, आपका झोपड़ी का एड्रेस है, ये सब डिटेल है, एनेक्शन नंबर डालिए, वो सब चीज़ें उसमें क्लियर कट लिखी हुई है। कहीं भागदौड़ी करनी जो होती है, नहीं समझता तो हमारी वीडियोस देखिए। समझ रहे हैं? तो इसलिए दोस्तों वीडियो शायद लंबी नहीं हो जाए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बताना जरूरी था, क्योंकि आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं भी इसी उम्मीद में था कि शायद खरीदी बिक्री का जीआर आने के बाद शायद लोगों को कुछ तो कम तकलीफ़ें कम होगी, लेकिन यहाँ पे उनकी धड़कनें और बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? अब उनके दिमाग में एक चीज़ बैठ गया है कि सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया है। वो सरकार से नाराज़ भी होंगे, 100% होंगे। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं? और दोस्तों मैं आप लोगों से नाराज़ इसलिए हूँ कि आप लोग कमेंट्स नहीं करते। कमेंट्स क्यों नहीं करते ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कमेंट्स करने से क्या होता है ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगा इस वीडियो में। दोस्तों आप जो कमेंट्स करेंगे ना, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे वो चीज़ें दौड़ती है, वायरल होती है और वो सरकार तक पहुंचती है। इस बात को रखिए। मुझे आपका सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, मुझे आपका कमेंट्स चाहिए। उस कमेंट में आपकी जो कंप्लेंट्स है वो चाहिए। आप जो वीडियोस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो वो करिए, ताकि ये बात सरकार को पहुंचे कि लोग चाहते क्या है। मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं, लोग क्या चाहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सरकार तक पहुँचे, क्योंकि कमेंट ज़्यादा रहेगी तो सरकार भी सोचती है कि भैया इतने कमेंट सारे लोग परेशान हैं। लेकिन आप लोग हैं कि बस वीडियो देखो मत देखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई वीडियो से कमाई नहीं करना है। मैं ये वीडियो खाली जागरूकता के लिए डाल रहा हूँ, बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। जिस दिन थक जाऊँगा उस दिन बंद कर दूँगा। लेकिन कमेंट्स आपके लिए हितकारी है, वो आपके फ़ायदे की थी। आप जो भी कमेंट्स करेंगे, जितने ज़्यादा कमेंट्स को सरकार तक पहुँचेंगे, ध्यान रखिए, क्योंकि वीडियोज़ वायरल होते हैं। हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है ना वो वीडियोस कम देखता है, वो पहले कमेंट्स देखता है कि भैया इनकी वीडियो पे जो कमेंट्स क्या आ रहे हैं। क्योंकि मैं पिछले दिनों 1-2 महीने पहले मैं एक एडवोकेट्स के ऑफिस में गया था। मैं उनको जानता भी नहीं था, मेरे दोस्त के थ्रू गया था। तो देखिए, अरे अरे प्रदीप जी आप है? बेटी बेटी बोला हाँ मैडम बोलिए ना। लेडीज़ थी। तो प्रदीप जी मैं आपका वीडियो देखती हूँ, बहुत नॉलेजेबल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं भी उसको देखती हूँ। लेकिन सबसे वीडियो देखने के पहले मैं आपके यहाँ पे कमेंट्स पढ़ती हूँ, क्या क्या कमेंट्स आते हैं, अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये चीज़ समझिए आप, जो पढ़े लिखे व्यक्ति वो कमेंट्स पढ़ते हैं, वो कमेंट्स वायरल होंगे और आपके काम होंगे। तो मेरा उद्देश्य नहीं, आपका उद्देश्य छिपा हुआ है। तो इस चीज़ को समझिए। बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में। आने वाले समय में और भी वीडियोस अच्छी अच्छी बनाएंगे। जो भी जानकारियाँ हैं वो सब जानकारी आपको देंगे इस सारे में। लेकिन मैंने जो आज जानकारी दी है वो जितने भी लोगों ने झोपड़ी खरीदी है और जहाँ पे सर्वे हो चुका है, एनेक्शन नहीं बना है, तुरंत एक्टिवेशन में लगी है। आपके काम धंधे छोड़ दीजिए पहले, लेकिन ये जोड़ पत्र 3-4 भर के आप कंप्लेन अथॉरिटी के दफ्तर में चक्कर करके कैसी भी आपका नाम डलवाइए। और आपने जोड़ पत्र 3-4 एनेक्शन के पहले भरा है तो आपका ये चीज़ यहाँ नहीं तो हाई कोर्ट में मान्य होगा। क्योंकि जो भी नियम है, सरकार ने जो भी नियम बनाया है वो अंतिम परिशिष्ट, अंतिम एनेक्शन 2 के निर्गमित होने के बाद का बनाया है। आपने पहले खरीदा है और पहले आपने इन्फॉर्म भी कर दिया है, तो वो आपके लिए बेनिफिट सिद्ध होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय पे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।